15.4 मिलियन टन्स। इंडिया ने अप्रैल 2025 में 15.4 मिलियन टन्स का कोल इंपोर्ट किया। ये लास्ट 11 मंथ्स का हाईएस्ट इंपोर्ट है और इस इंक्रीज का कारण इंडिया का राइजिंग एनर्जी डिमांड। देखो, इंडिया के समर्स में एनर्जी डिमांड बढ़ती है। हम एसीज, कूलर्स और फैंस का ज्यादा यूज करते हैं और इस राइजिंग पावर डिमांड को मीट करने के लिए हम कोल का ज्यादातर यूज करते हैं। ये चार्ट्स देखो, समर मंथ्स में पावर डिमांड यूजुअली बढ़ता है, इसके कारण हमारा कोल का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। इस साल भी इंडियन पावर कंपनीज समर सीजन में पावर डिमांड में इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इंडियन पावर प्लांट्स भी अपने कोल का स्टॉक भी बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2022 में इंडियन पावर प्लांट्स ने 25.4 मिलियन टन्स का कोल स्टॉक किया था। अप्रैल 2025 तक ये नंबर 58.1 मिलियन टन्स तक पहुंच गया, यानी डबल से भी ज्यादा। शायद इंडिया के बढ़ते पावर डिमांड को मीट करने के लिए पावर प्लांट्स कोल का स्टॉक कलेक्ट कर रहे हैं। अब कोल एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसका यूज एनवायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, इसलिए ग्लोबली रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का प्रेफरेंस बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया पावर जनरेशन के लिए अभी भी कोल पे काफी डिपेंडेंट है। पर ऐसा क्यों है? हम अभी भी कोल पे इतना डिपेंडेंट क्यों है? हमारे एनर्जी जनरेशन ट्रेंड्स क्या हैं? हमारा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन कैसा चल रहा है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एंड में हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के कोल यूजेज ट्रेंड्स देखते हैं। जैसा मैंने बताया, इंडिया का पावर जनरेशन कोल पे डिपेंडेंट है। इंडिया का इलेक्ट्रिकल जनरेशन का 70% थर्मल पावर से आता है, जिसके लिए कोल का सबसे ज्यादा यूज होता है। इंडिया के पावर जनरेशन ट्रेंड को देखें तो ये भी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया ने 1400 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 1800 बिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया। ये टेबल देखो, इसमें इंडिया के लास्ट 4 इयर्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ट्रेंड है और इस बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का यूजेज फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट 2031 से 32 तक 80 गीगावाट का कोल फायर्ड कैपेसिटी ऐड करने का प्लान कर रहा है। इस एडिशन के बाद इंडिया का टोटल कोल फायर्ड कैपेसिटी 300 गीगावाट से भी ज्यादा हो जाएगा। इस राइजिंग कोल डिमांड का 75% इंडिया से डोमेस्टिकली सोर्स किया जाता है, बाकी डिमांड इंपोर्ट से फुलफिल किया जाता है। इंडिया के कोल इंपोर्ट्स में इंडोनेशिया 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इंडोनेशिया के बाद हम साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से कोल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के जनरेशन में अलग अलग सोर्सेज इन्वॉल्व हैं। ये टेबल देखो, इंडिया के पावर जनरेशन में 4 मेजर सोर्सेज हैं: थर्मल, न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी। ओवर द ईयर्स इन सोर्सेज के पावर जनरेशन में काफी चेंजेस आए हैं। थर्मल पावर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.8% बढ़ा। ये लास्ट 3 इयर्स के ग्रोथ से कम है, लेकिन थर्मल पावर का जनरेशन अभी भी बढ़ रहा है। आप ये भी देख सकते हो कि इंडिया न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है और ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी भी है। 2021 से इंडिया का प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन हर साल ऑन एन एवरेज 7% से बढ़ता है। प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का मतलब एनर्जी डिमांड के लिए यूज किया गया नेचुरल रिसोर्स होता है। इससे ये पता चलता है कि हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को मीट करने के लिए कितने नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम किए। लेकिन इस एनर्जी के लिए हमारा कोल पर डिपेंडेंस एक प्रॉब्लम बन रहा है। ये चार्ट देखो, 2024 में इंडिया के कोल पावर जनरेशन ने 1.4 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। इस सेम पीरियड में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में ग्लोबली 3rd रैंक अचीव किया। 2024 में इंडिया के न्यू पावर कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट में 66% कंट्रीब्यूशन क्लीन एनर्जी सोर्सेज का था। ये टेबल देखो, 2024 से 25 तक इंडिया ने 13 गीगावाट का न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल किया। इसमें सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा न्यू एडिशंस हुए 57%, लेकिन सेकंड हाईएस्ट न्यू एडिशंस कोल एनर्जी का था। मतलब इंडिया अपने एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी ऐड तो कर रहा है, पर हमारा कोल से अभी तक डिपेंडेंस कम नहीं हुआ है। हम अभी एक ट्रांजिशन के बीच में हैं, जहां हम कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी का ग्रोथ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस काफी ग्रो हुआ है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट $9.84 बिलियन था। ये 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से 7.7 टाइम्स ज्यादा था। इंडिया ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ एम्बिशियस गोल्स भी सेट किए हैं। हमने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट सेट किया है। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस भी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इस टारगेट को अचीव करना इतना ईजी नहीं है। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में 4 मेजर चैलेंजेस हैं: फाइनेंशियल एंड लीगल चैलेंजेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी इश्यूज और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस। चलिए इन चैलेंजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एंड लीगल चैलेंजेस। इंडिया का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे बहुत डिपेंड करता है। ये डिस्कॉम्स यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज होते हैं जो पावर जनरेशन के लोकेशन से इसके यूजेज लोकेशन तक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करते हैं। लेकिन ये डिस्कॉम्स करंटली फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं। इनसफिशिएंट टैरिफ्स और पुअर बिल कलेक्शन के कारण डिस्कॉम्स के लॉसेस बढ़ रहे हैं।
2022-23 तक डिस्कॉम्स के टोटल लॉसेस 68,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा थे। इनका आउटस्टैंडिंग डेट 6.6 लाख करोड़ रुपीस है। कंपैरिजन के लिए ये नंबर इंडिया के जीडीपी का 2.4% है। इन फाइनेंशियल प्रेशर्स के कारण डिस्कॉम्स पीपीएस या पावर परचेज अग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं। पीपीएस के थ्रू स्टेट डिस्कॉम्स एनर्जी प्रोड्यूसर से लॉन्ग टर्म बेसिस पे पावर खरीदते हैं, जिसे वो एंड यूजर्स तक ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस या IEEFA के एक रिपोर्ट के हिसाब से अनसाइंड पावर डील्स बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनीज पावर जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये पावर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स खरीद नहीं रहे हैं। IEEFA की रिपोर्ट के हिसाब से 40 गीगावाट कैपेसिटी के अनसाइंड डील्स जमा हो चुके हैं। इसमें से अकेले सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 12 गीगावाट के पेंडिंग डील्स हैं। डिस्कॉम्स के पीपीए साइन ना करने के दो और रीजंस हैं, लोअर टैरिफ एक्सपेक्टेशंस और ब्यूरोक्रेसी। पहला रीजन है लोअर टैरिफ का एक्सपेक्टेशन। डिस्कॉम्स पावर जनरेशन कंपनी से पावर खरीदते हैं और उन्हें एंड यूजर्स तक भेजते हैं, पर ये डिस्कॉम्स फ्यूचर में सोलर पावर पे टैरिफ्स कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। टैरिफ्स कम होने से डिस्कॉम्स के कॉस्ट कम हो सकते हैं। इसी कॉस्ट सेविंग के एक्सपेक्टेशन में डिस्कॉम्स पावर डील साइन करने में डिले कर रहे हैं। दूसरा रीजन है ब्यूरोक्रेसी। डिस्कॉम्स को पावर डील साइन करने के लिए बिड्स लगाने पड़ते हैं। इन बिड्स को डिसाइड करने के लिए डिस्कॉम्स को बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत होती है, जिससे डील्स में डिले हो जाते हैं। इन फाइनेंशियल प्रेशर्स के साथ साथ पावर प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड लीगल इश्यूज भी हैं। पास्ट में इंडिया के पावर मैन्युफैक्चरर्स पे अनफेयर प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस लगाए गए हैं। इन एलिगेशंस के कारण पावर प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के बारे में कंसर्न्स रेज होते हैं। इन लीगल कंसर्न्स के कारण भी डिस्कॉम्स पावर मैन्युफैक्चरर्स के साथ पीपीएस साइन करने में डिले करते हैं। डिस्कॉम्स पीपीएस रीनेगोशिएट और कैंसिल भी कर देते हैं। इन डिलेज और कैंसिलेशंस के कारण पावर मैन्युफैक्चरर्स पे भी फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है। पावर मैन्युफैक्चरर्स न्यू कैपेसिटी ऐड करने के लिए केपेक्स करते हैं। इन केपेक्स का रिटर्न उन्हें पीपीएस के थ्रू मिलता है। अगर डिस्कॉम्स पीपीएस साइन नहीं करते तो पावर मैन्युफैक्चरर्स के पास अनयूटिलाइज्ड एसेट्स रह जाएंगे। इससे उनके फंड्स प्रोजेक्ट्स में फंसे रह जा सकते हैं, जिससे कंपनी का ग्रोथ रुक सकता है या कंपनी कोलैप्स भी कर सकती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, इंडिया में पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। CEA या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से 2025 में इंडिया में सिर्फ 8,830 CKM या सर्किट किलोमीटर्स के ट्रांसमिशन लाइंस ऐड किए गए थे। इस पीरियड का टारगेट 15,253 CKM था। मतलब एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट से 37.8% कम था। लेकिन ऐसा क्यों? इंडिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप टारगेट से इतना पीछे क्यों है? इसके दो रीजंस हैं, गवर्नमेंट वेवर्स के अनइवन एप्लीकेशन और डेवलपमेंटल इश्यूज। चलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। सबसे पहले वेवर्स के अनइवन एप्लीकेशन को समझते हैं। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम वेवर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफी हेल्प करता है। दिसंबर 2024 तक इंडिया में 97 गीगावाट सोलर और 48 गीगावाट विंड पावर एस्टैब्लिश हुआ है। इन एडिशंस में इस वेवर ने भी हेल्प किया है। लेकिन इन वेवर्स का फायदा सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स ही उठा पाते हैं, जैसे सिंगल सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस वेवर के बेनिफिट्स ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स तक भी एक्सटेंड किए हैं। लेकिन ये वेवर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कवर नहीं करता। वेवर्स के बिना ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। इससे ये प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टर्स को ल्यूक्रेटिव नहीं लगते और शायद ये इनमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते। रिन्यूएबल एनर्जी के लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दूसरा रीजन है डेवलपमेंटल इश्यूज। एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंड एक्विजिशन इश्यूज, स्ट्रिक्ट राइट ऑफ वे रूल्स और मटेरियल सप्लाई डिसरप्शन के कारण भी डिलेज आते हैं और इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की नीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अक्टूबर 2024 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंसिव ग्रोथ की जरूरत है। इस ग्रोथ के थ्रू इंडिया का पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर 47 गीगावाट बैटरी, 30 गीगावाट पंप स्टोरेज और 10 गीगावाट ऑफशोर विंड कैपेसिटी हैंडल कर पाएगा। अब बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के थर्ड चैलेंज की, जो है रेगुलेटरी इश्यूज। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट काफी स्ट्रिक्ट है। रिसेंटली CERC या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने SECI या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक 1000 मेगावाट आवर्स प्रोजेक्ट के टैरिफ पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। ये SECI का पहला BESS या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। CERC ने टैरिफ रिजेक्ट करने का रीजन डिले इन साइनिंग पावर सप्लाई एंड परचेज एग्रीमेंट्स PSAs एंड PPAs बताया। इंडिया ने मार्च 2024 तक सिर्फ 219 मेगावाट आवर्स का BESS कैपेसिटी इंस्टॉल किया है। करंट टारगेट 2031-32 तक 236 गीगावाट आवर्स का कैपेसिटी इंस्टॉल करने का है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश और ऑपरेट करने में डिलेज और डिफिकल्टीज आते हैं, जिससे प्रोग्रेस स्लो होता है। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का फोर्थ चैलेंज है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए कोबाल्ट,
लिथियम और निकल जैसे की मिनरल्स की जरूरत होती है। IEEFA के अक्टूबर 2024 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी के जरूरी रॉ मटेरियल्स के लिए 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया सिंथेटिक और नेचुरल ग्राफाइट, लिथियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कॉपर कैथोड्स, निकल सल्फेट, कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। इन इंपोर्ट डिपेंडेंसीज के कारण इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशंस के थ्रेट फेस करता है। हम इन मिनरल्स के लिए चाइना पे स्पेशली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि चाइना पूरे दुनिया के 70% रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस और 90% मिनरल्स प्रोसेस करता है। चाइना ने रिसेंटली अपने रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर भी अनाउंस किया। इससे इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है। हमने इस एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर के इम्पैक्ट पे एक वीडियो भी बनाया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे भी जरूर देखें। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के गोल्स तो काफी एम्बिशियस हैं, लेकिन इस स्पेस में काफी चैलेंजेस भी हैं। जैसा मैंने बताया, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी का शिफ्ट एक ग्रेजुअल चेंज होगा। हम सडनली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करना बंद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ टाइम तक हम कोल और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का यूज कंटिन्यू करेंगे। इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा कि हम इन एनर्जी सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाएं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अपने एम्बिशियस गोल्स को मीट कर पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।